अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। बिलाखिर पाकिस्तान की अनथक और जुनूनी सिफारती कोशिशें रंग ले आई हैं। अमेरिका और ईरान अमन मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए मुत्तफ़िक हो गए हैं। ट्रंप ने ट्वीट के ज़रिए पूरी दुनिया को मुबारकबाद दी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली के इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया भी अदा करते हुए बताया कि पाकिस्तान की कोशिशों से ख़ित्ते में अमन कायम होने जा रहा है। तारीख रात ख़त्म हुई और अमन की शमा रोशन हो गई। इस्लामाबाद एकॉर्ड पर दस्तखत जनेवा में होंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के लीडर मोहतरम सैयद मुश्तबा खामनाई, ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मकसद के लिए गैर मामूली किरदार अदा किया, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता में अमन की शमा रोशन होने पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात भी आ रहे हैं और पाकिस्तान का डंका भी बज रहा है कि जो काम दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं कर सका वो पाकिस्तान ने कर दिखाया और सदी के सबसे बड़े तनाज़े को ख़त्म करते हुए तीसरी आलमी जंग का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। फ़िलहाल मुस्तकिल जंग बंदी के लिए जनेवा में फ़रीक़ैन दस्तखत करेंगे। उसके बाद 60 दिन के अंदर फ़ाइनल मुआहदा म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के बाद मुस्तकिल जंग बंदी के लिए दोनों ममालिक की टीमों की रजामंदी से तैयार किया जाएगा। अब एक जानिब अमेरिका ईरान के साथ जंग ख़त्म करने के लिए मुआहदा कर रहा है तो दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू लेबनान पर हमला कर रहा है। अगर नेतन्याहू की हरदर्मी यूं ही बरकरार रहती है तो अमन मुआहदे का मुस्तकबिल क्या होगा और क्या अमेरिका इजराइल को जंगी जुनून से रोकने के लिए को वाज़े और दो टोक कॉल देते हुए फ़ौजी इमदाद भी वापस करेगा या सिर्फ टेलीफोन पर ही बाज़ पुरस होती रहेगी? इस पर बात करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त पैनल आज हमें ज्वाइन कर चुका है। हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर एम्बेसडर जावेद मलिक साहब ने और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। दोनों का बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहब, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, बड़ी अच्छी खबर है, नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने जहां पर ये कहा कि ही वेलकम्स द अंडरस्टैंडिंग रीच्ड बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान ऑन एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, वहाँ पर वो डंडी मार गए कि पाकिस्तान का एक ज़रा कुछ ही स्पेलिंग्स लिखने थे, आपने उसको स्पेल करना था, पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिखा। तो सीम्स लाइक कि जो पाकिस्तान की जीत है ये कहाँ कहाँ तक चुभ रही है। कमिंग टू द क्वेश्चन, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान अब जुम्मे को जनेवा में पाकिस्तान की अंडर दैट अम्ब्रेला ये सिग्नेचर्स होंगे और यूरेनियम के ऊपर ख़ास करके बड़े पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आया है दोनों पार्टीज़ की तरफ से, चाहे वो ईरान हो या फिर अमरीकी सदर हों डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा है कि हम किसी हद तक शायद इजाज़त दे भी दें उनको, और ईरान तो चाह रहा है कि वो अगर उसको तल्फ भी करना चाहता है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ डू यू सी दैट? इट्स अ बिग विन सिचुएशन। जी, थैंक यू वेरी मच फरवा साहब, एंड मेरा सलाम आपको भी और कमोडोर साहब को भी और देखने वालों को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में लेकर आएँ कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा ये कोशिश करते आए हैं फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, पर्टिकुलरली इस्लामाबाद टॉक्स के बाद एक बहुत ही इंडिपेंडेंट मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान ने जो काविशें की, सिंसियर एफर्ट्स की, डिटर्मिन्ड एफर्ट्स की, दुनिया भर में उनको अप्रिसिएट किया गया। बहुत ही मुश्किल टास्क था मेरी नज़र में। जो हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी होती है उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और ये एक रवायती जंग भी नहीं थी जो दो ममालिक के दरमियान थी। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स थे। यहाँ पे इसराइल भी था, हिजबुल्ला भी था, यहाँ पे हुतीज़ भी थे, यहाँ पे ऑफ कोर्स ईरान एंड अमेरिका तो थे ही, और उसके साथ साथ हमारे बहुत देरीना जो हमारे एलाइज हैं गल्फ स्टेट्स, उनकी भी सेफ गार्ड, उनकी भी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल थी। पाकिस्तान को इधर आपने जिक्र किया नरेंद्र मोदी की तरफ से भी हमारे ऊपर, ऑब्वियसली हम जानते हैं हिंदुस्तान से हॉस्टाइल बॉर्डर है हमारा, अफगानिस्तान भी चल रहा था। तो इन तमाम कॉम्प्लिकेटेड कॉब वेब के अंदर किस तरह से हमारे फील्ड मार्शल साहब ने इसको नेविगेट किया प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में, मैं समझता हूँ हैट्स ऑफ टू द पाकिस्तानी लीडरशिप। एंड आई थिंक सबसे बड़ा मेरी नज़र में क्रेडिट जो है वो अमेरिकन लीडरशिप को भी जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप हो, उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन हो, दे ऑल्सो शोड अ लॉट ऑफ रिस्ट्रेंट। अगर आप गल्फ ममालिक को देखें, उनके ऊपर हमले भी हुए लेकिन उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। आई थिंक उनकी पेशेंस को भी हम अप्रिशिएट करेंगे। कतर जिसके ऊपर इतने संगीन हमले किए गए, आपने देखा कि वो इस डिप्लोमेसी के अंदर एक कलीदी किरदार अदा करता रहा। पाकिस्तान के साथ साथ
साथ, उन्होंने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको अप्रिशिएट भी किया। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, इन तमाम ममालिक के जो थे कॉन्ट्रीब्यूशन से, बिकॉज ये ऐसा मसला था फरवा साहिबा जो दो ममालिक के दरमियान नहीं था, ये पूरे खित्ते, बल्कि मैं यूं कहूंगा पूरी दुनिया को इसने घेरा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस एमओयू के बाद जो कि जिनीवा में होगा, ये आपना हुर्मुज ओपन होगी और जैसे आप पहले बात करते थे बिल्कुल वैसे ही होगी कि यहाँ पे कोई टोल नहीं होगा। यानी ये टोल लगाना या किसी किस्म की फीस लगाना जो ईरान कह रहा था वो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी होती, यानी जो राइट ऑफ नेविगेशन है वो उसके खिलाफ होता। तो ऑफ कोर्स ये टोल फ्री एक्सेस जो है, जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है, वो यहाँ पे होती है, बिकॉज ये तमाम ममालिक के लिए वो एक गुजरगाह है। तो वो जब ओपन हो जाता है उसके बाद फिर जो यूरेनियम की बात है या न्यूक्लियर की बात है, यकीनन उस पर भी मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है मामला ऑलमोस्ट तय पा चुके हैं। हो सकता है कि ईरान की जो लीडरशिप है वो देखिए डिप्लोमेसी में कभी ऐसा होता है कि आप पब्लिकली कुछ दैट, क्योंकि जिस किस्म के, मैंने भी शुरू में कहा कि जिस किस्म के बयान दोनों फरीकैन की तरफ से आ रहे हैं रिगार्डिंग यूरेनियम एक्सट्रैक्शन, तो ऐसा लग रहा है माजरत चाहूँगी कि थिंग्स आर ऑलमोस्ट देयर एंड सेटल डाउन। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात करते हैं शशि साहब, इज इट ओके? अब वैसे तो ज़ाहिर है कि बीइंग पाकिस्तानी में बड़ी खुशी होती कि अगर जिनेवा की जगह ये जो वेन्यू है ये इस्लामाबाद दोबारा होता और दोबारा सहाफ़ी बिरादरी को भी मौका मिलता कि वो खबर ढूंढने के लिए या तलाश करने के लिए वहाँ पर कन्वेंशन सेंटर में खड़े होते, बट ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये जिनेवा में हो रहा है और पाकिस्तान ही इसकी मेज़बानी कर रहा है, वज़ीर आज़म ने कन्फर्म किया है। अच्छा, टू माई इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अभी एम्बेसडर साहब ने भी कहा कि कुछ स्पॉयलर्स है, कुछ स्पॉयलर्स नहीं चाहते थे कि ये पाकिस्तान में दोबारा वापस आए या हो। उसकी बड़ी वजह यह है कि इतना बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान को दिया जा रहा है, यही हजम नहीं हो रहा, और अगर ये सब कुछ पाकिस्तान में ही हो जाता तो शायद तो बिल्कुल ही हजम नहीं होता। यू मे अग्री और डिसअग्री विद द इंफॉर्मेशन दैट आई गेव। आप कैसे देख रहे हैं जुम्मे को जो ये होने जा रहा है एक बड़ा मुआहिदा, जिसमें इनिशियली 2-3 जो पॉइंट्स जो अभी एम्बेसडर साहब ने भी डिस्कस किए हैं, उस पर कम से कम कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता दिखाई दे रहा है? जी, बहुत शुक्रिया मिस फरवा, आपने आपको भी मिनिस्टर साहब को भी, आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत एफर्ट हुई है और ख़ास तौर पर तो पाकिस्तान ने तो बहुत कंसर्टेड एफर्ट की है, लेकिन क्योंकि आपने सवाल इस तरह का किया कि बहुत अच्छा होता अगर इस्लामाबाद में अकॉर्ड साइन होता, ये एग्रीमेंट या एमओयू साइन होता। देखिए पाकिस्तान, शायद हम बहुत बड़े दिल के लोग हैं, शायद हम ऑप्टिक्स पे नहीं जाते हैं, हम इस क्रेडिट पे जाते हैं कि हम दुनिया में रेलिवेंट हुए हैं। हमें दुनिया ने जाना है कि हम पीस लविंग मुल्क हैं, जो बहुत सारे हमारे मुखालिफिन समझते हैं या बदनाम करना चाहते हैं कि हम टेररिज्म सपोर्ट करते हैं। हम टेररिज्म नहीं, सिर्फ दुनिया के किसी कॉन्फ्लिक्ट में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं और कामयाबी से भी अल्हम्दुलिल्लाह कर पाए हैं। तो आई थिंक इसमें ये ज्यादा क्रेडिट है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद होता तो एक ज्यादा एक मीडिया पूरा दुनिया का उमड़ आता, कवरेज होती, एक रेलेवेंस मिलती। लेकिन अभी भी इसमें कोई शक नहीं है, वो ऑप्टिक्स में उसको लूंगा, लेकिन अभी भी दुनिया सबको पता है कि किसने सबसे ज्यादा सीरियस कोशिश की है, कौन सा मुल्क था जिसने दोनों साइड्स की क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट अर्न किया है। और बड़ी डाइवर्जेंट किस्म की ये इंटरेस्ट थी। देखिए, जब ये 80s में जंग हुई, कोई 70s में हुई, वर्ल्ड वॉर हुई, मीडिया ना होने के बराबर होता था। जो एक चैनल रिपोर्ट करता था वही देख लेते थे। अब इतना मीडिया था, सोशल मीडिया का प्रेशर था, रोजाना प्रेसिडेंट ट्रंप बयान दे के रोजाना खबरों में आ जाते थे। तो आप एक्सपेक्ट करें कि हाइप कितनी क्रिएट हो चुकी, तवक्कुआत कितनी हो गई थी, जो ईगो बहुत ज्यादा दोनों लड़ने वाले मुल्कों की भी बहुत ज्यादा डेवलप हो गई थी। तो उसको सबसाइड करना, कूल डाउन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ये आसान नहीं था, क्योंकि आप एक ग्लास हाउस के अंदर बैठे हैं, जब आप 50,000 लोग नहीं है, 8 बिलियन लोग एक ग्लास हाउस की तरफ देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी हर मूव, हर जेस्चर, हर मूड और हर आप फेशियल एक्सप्रेशन को इंटरप्रेट किया जा रहा है। इनमें ये मुज़ाकरात करवाना इस कामयाबी से, आई थिंक ये ज्यादा बड़ा क्रेडिट है कि पॉसिबली, मैं तो अर्ज किया कि आइडियल होता, लेकिन अगर नहीं भी है तो आई थिंक वी राइज बियॉन्ड दैट स्टेचर कि हमें हमारे फिजिकली इस्लामाबाद आएंगे, हम अपने कंट्रीब्यूशन पर हमें फख्र करना चाहिए। हाँ, नहीं, लेकिन वो जो मैंने इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसलिए है कि फिर तो जो स्पॉयलर्स हैं या जो नाकिद हैं, अब ज़ाहिर है कि उसके क्या ही नाम लें, वो तो बिल्कुल वफात पा जाते अगर ये इस्लामाबाद में दोबारा हो जाता। उनके लिए तो ये शायद जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस वक्त अगर हम ख़ास करके एक्स देखें तो बहुत सारे हमारे जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने पिछले साल मई कॉन्फ्लिक्ट में लाहौर पोर्ट में आग लगाई थी, वो शायद इस वक्त आग जो है वो कहीं और महसूस हो रही, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। इसके अलावा भी खैर एनीवेज, बट इम्पॉर्टेंटली एम्बेसडर साहब,
जी जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी नहीं, मैंने आखिरी जुमला ऐड करना था, क्योंकि आप लाइटर बातें कर रही हैं तो हो सकता है उन्होंने अपने एक दोस्त के थ्रू करवाया हो, नेतन्याहू के थ्रू, कि कम से कम इतनी तो इंसल्ट ना करो। दिस इज जस्ट ऑन द लाइटर नोट, नहीं नहीं, ये जगह ही बदलवा दो अगर। बट ये सीरियस भी है। उसकी वजह ये है कि जो इजराइल कर रहा है उसके बाद से लग तो ऐसे रहा है कि स्पॉइल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अमन मुआहदे के बाद जो है वो आइंदा 50 बरस तक मशरिक़ वुस्ता को मुकम्मल तौर पे नहीं, बिल्कुल ये बदल के रख देगा मुआहदा। ये मैं नहीं, ये जेडी वेंस कह रहे हैं। एम्बेसडर साहब, कैसे बदल के रख देगा, क्या देख रहे हैं आप? जी, मैं इस पर जस्ट आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस वेन्यू। आपने जो जी। पूछा हमारे दोस्त कमोडोर साहब से, वो ये कि देखिए जेनीवा का जो वेन्यू है, मेरी नज़र में तो मैं उसको पॉजिटिवली यूं देख रहा हूं कि इससे तो ये सारी इशू जो है वो उसके पीछे पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी खड़ी हो रही है। अगर वो इस्लामाबाद में होता तो वो अच्छा होता एक पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि मे बी इट वुड हैव बीन व्यूड एज अ लोकलाइज्ड एग्रीमेंट। अब जेनीवा जो है वो दुनिया का डिप्लोमेसी का मरकज है, उसकी एक बहुत तवील तारीख है। यूनाइटेड नेशंस भी आप जानती हैं कि जेनीवा में बेस्ड हैं, उनके दो यूएन के 2 हेडक्वार्टर्स हैं, अमेरिका के साथ साथ यहाँ पे जेनीवा में भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो अभी इस जो एमओयू है इसका स्टैचर इनहांस कर रहा है कि इस पाकिस्तान ने जो ये पाकिस्तान होस्ट करेगा इसको जेनीवा के अंदर, कोई पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के जो सेंटर ऑफ डिप्लोमेसी है वहां पे पाकिस्तान होस्ट करके एक ग्लोबल इंडोर्समेंट मिलेगी पाकिस्तान की काविशों को। तो मैं तो इसको पॉजिटिवली देख रहा हूँ। आई डोंट सी दैट एज अ anyway कि भाई पाकिस्तान में नहीं We हुआ don't तो feel वहां like हो गया। that. I don't think, मेरा ये privilege and ओपिनियन credit, of course, जाहिर है। लेकिन ये आप जेडी वेंस साहब के जो इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो जेडी वेंस साहब कह रहे हैं कि 50 बरस के लिए पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल के रख दिया जाएगा इस मुआहदे, ये आप इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? जी, मैं इसको यूं देख रहा हूं कि देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि इमीडिएट जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसके पीछे बहुत और भी अवामिल हैं जिनका हमने जिक्र किया, उनको तो सेटल करना बहुत ज़रूरी है। अब ना हुर्मुज़ ओपन हो जाती है न्यूक्लियर के हवाले से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ईरान हैज़ एग्रीड कि वो न्यूक्लियर जो है वो वेपन्स हासिल नहीं करेंगे। ये भी एग्री ऑलमोस्ट हो चुका है, आई थिंक फ्रेमवर्क में फाइनल हो जाएगा। उसके बाद जो डायमेंशंस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, आप जानती हैं कि यहाँ पे इजराइल एक एलिमेंट है और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी चीजें हैं कि जिनके बारे में 2 आरा पाई जाती हैं। देखिए इजराइल की एग्जिस्टेंस, उसकी जो रिलेशनशिप है विद पैलेस्टाइन, उसके हवाले से हमें ओस्लो अकॉर्ड जो हुआ था, आपको याद होगा, यासिर अराफात और उस वक्त के जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, वो इस चीज का अंदिया देता है कि यहाँ पे एक 2 स्टेट सोल्यूशन हो। अगर वो ओस्लो अकॉर्ड, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर हैं, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप ये था कि इस खित्ते में जो मौजूद बाकी ममालिक हैं वो भी अपनी रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज कर लें। तो मेरी नजर में जब आप ग्रेटर पैराडाइम में देखते हैं मिडिल ईस्ट को, तो यहाँ पे जब तक इजरायली और पैलेस्टीनियन इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा और उसके रेजोल्यूशन का जो ज़ाब्ता है, यानी एक तरह से जो उसका फ्रेमवर्क जो है ओस्लो अकॉर्ड देता है, उसके नतीजे में फिर ये खित्ते में अमन हो सकता है। हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे हमेशा ही हिजबुल्लाह रहेगी, यहाँ पे हमेशा ही हमास का होना जरूरी है, क्या यहाँ पे हुतीज की प्रेजेंस को हम हमेशा जस्टिफाई करते रहेंगे। यानी यू डोंट नीड ऑल ऑफ दीज आई वुड से एग्रेसिव पोस्चर्स अगर यहाँ पे इस मसले का हल तलाश कर लिया जाता है। मैं समझता हूँ जो जेडी वैंस हैं वो यही कह रहे हैं कि इस मसले का हल तलाश करने के लिए इसको रिजॉल्व करें, और उसके बाद जो बिगर पिक्चर है जो कि अंडर द डिस्कशन आई है ड्यूरिंग दीज डिबेट्स, ये जो वक्त लगा है 3 से 4 माह इस मसले को रिजॉल्व होने में, ये तमाम इश्यूज, पैलेस्टाइन इजराइल रिलेशनशिप, हमास, प्रॉक्सीज, मिसाइल प्रोग्राम, हुथीज, इराक, ईरान, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और उसके साथ साथ जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जो मिडिल ईस्ट की गल्फ रियासतें हैं उनकी सेफ गार्ड, उनकी सिक्योरिटी, वो भी बहुत अहमियत की हामिल है। आप यहाँ पे देखिएगा कि कतर जो है उसने बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया इस तमाम नेगोशिएशंस के अंदर। अभी भी इसमें एक और चीज भी ऐड कर लेती हूं मिस्टर साहब, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं। उसमें अमेरिकन बेसिस भी हैं, लेकिन जिसका जिक्र अमेरिका की तरफ से तो खैर अभी तक नहीं हुआ है। लेट्स सी कि उस पर क्या डिस्कशन होती है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। इन्वेस्टर साहब बड़ी बखूबी इसे बता रहे थे, डीकोड कर रहे थे जो जेडी वेंस ने कहा कि 50 साल के तक के लिए जो है नक्शा बदल जाएगा, यानी इस मुआहदे के बाद बहुत कुछ चेंज होगा। खालिद चिश्ती साहब, इसका मतलब है कि वो जो इन बिटवीन एक चीज़ आई थी इब्राहिमी अकॉर्ड की, क्या ये उस सेंस में भी बात की जा रही है? प्लस सर है कि अमेरिका ने इस वक्त अमेरिकन बेसिस की बात तो नहीं की, लेकिन ईरान का एक मुतालबा वो भी था।
देखिए ये सारी की सारी आउटकम तो डिपेंडेंट होनी थी कि मिलिट्री ने, दोनों साइड की मिलिट्री ने और खासतौर पर अमेरिकन मिलिट्री ने और बैक बाय इजराइल मिलिट्री ने क्या वॉर ऑब्जेक्टिव्स हासिल करके दिए हैं। और जब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल होते हैं तो वही आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जब नेगोशिएशन पर अम्बेसडर जावेद साहब जैसे लोग बैठते हैं तो इनको एडवांटेज मिलती है, और अगर खुदा न खास्ता नहीं होते तो फिर डिसएडवांटेज मिलती है। तो लीवरेज तो अमेरिका को वो नहीं हासिल हुआ जो जंग से पहले था, क्योंकि देखिए ओरिजिनली अगर आप देखें जब जंग अनलीश की गई थी तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका के और इजराइल के ज़हन में ये थी कि यहाँ पे एक ऐसा सिक्योरिटी ऑर्डर होगा जो अमेरिकन डिजाइंड हो, इजरायली लेड हो, ईरान सबसर्विएंट हो और मिडल ईस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड हो। तो अब ये सिनेरियो अगर आइडियल होता, उनसे लिखवाया जाता प्रेसिडेंट ट्रम्प से, तो आई थिंक वो ये लिख कर देते कि मैं इस तरह का ऑर्डर चाहता हूं, लेकिन वो नहीं हो सका। जब वो नहीं हो सका तो ऑन टॉप ऑफ दैट ईरान को एक न्यू फाउंड लिवरेज मिल गई, और न्यू फाउंड लिवरेज पहली दफा नहीं मिली है। ये मैं हिस्टोरिकली क्विकली कवर करूंगा, बहुत जल्दी कोशिश करता हूं कि देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प हो या कोई भी सदर जो इससे पहले आया, जब भी ईरान को प्रेशर में डाला गया है, ईरान ने कम बैक किसी और शक्ल में किया है और एक न्यू फाउंड लिवरेज ऐड कर दिया। रोनाल्ड रेगन आए 80s में, उन्होंने प्रेशर डाला ईरान को तो हिजबुल्लाह बनी थी। उसके बाद प्रेसिडेंट क्लिंटन आए, उन्होंने प्रेशर डाला तो ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था। उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए थे, जिन्होंने ईरान को एक्सेस ऑफ ईविल कहा था। जब उन्होंने प्रेशर डाला तो ईरान ने अपना बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम शुरू कर दिया। दो सदूर ऐसे हैं जिन्होंने मिलिट्री एक्शन लिया आज तक, एक जिमी कार्टर और एक प्रेसिडेंट ट्रम्प। जिमी कार्टर ने, आपको याद होगा, जो 52 हॉस्टेजेस अमेरिका के एम्बेसी के जब पाकिस्तान इनकलाब की टीम ने पकड़ लिए थे, पॉजिटिव ना लिया था, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 24 और 25 अप्रैल 1980 को उनके रेस्क्यू के लिए डेल्टा फोर्स को अलॉट किया था कि वो आप रेस्क्यू करके लाएं। वो टीम आई, डेल्टा फोर्स, उन्होंने ना सिर्फ रेस्क्यू नहीं कर पाए बल्कि 8 अपने लोग भी जान से गए, 8 हेलीकॉप्टर मारे गए, एक C-130 टकरा गया टेक ऑफ के वक्त, उन्हें रेस्क्यू कुछ भी नहीं हुआ। तो कहा जाता है कि ये अप्रैल 1980 की बात है और उसी साल प्रेसिडेंट जिमी कार्टर अपना इलेक्शन सेकंड टर्म का हार गए थे। वन ऑफ द रीजन सबसे बड़ी यही कही जाती है कि एम्बैरेसमेंट कौम ने फील की थी। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, जब ये आए, इन्होंने एक साल के अंदर क्या किया, सबसे ज्यादा दूसरी जंग में उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का एक नया रिमोट कंट्रोल ईरान के हाथ में दे दिया। तो ईरान को तो हर दफा बेनिफिट हुआ है, प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन से लेकर आज तक। तो ये इनको एंगेज ही किया जा सकता था, सिर्फ प्रेसिडेंट ओबामा ने एंगेज किया। आपके सामने है जो JCPOA में याद है। क्या आप समझते हैं कि जो मिस्टर साहब भी बात कर रहे थे और मैं भी डिस्कस करना चाह रही हूँ कि इसके बाद, इस अकॉर्ड को साइन करने के बाद वो नौबत आएगी जिसकी तरफ JD वेंस इशारा कर रहे हैं कि पूरा खित्ता चेंज होगा। सो लेट्स से कि ये कहा जाएगा कि नाउ कम टू द टेबल एंड एक्सेप्ट इजराइल। मेरा नहीं ख्याल कि वो लीवरेज बड़ा है प्रेसिडेंट ट्रम्प का या नेतन्याहू का इस जंग में। जो एलिमेंट ऑफ डिसलाइक हुआ है खासतौर पर नेतन्याहू का अमेरिका में, वो मैं कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, वो लोएस्ट है पॉसिबली जब से इजराइल वजूद में आया है। जैसा प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी पोजीशन आप याद करें पीस बोर्ड के वक्त कैसी थी और आज कैसी है, जबकि इस वक्त यूरोप और नेटो और नॉर्थ में और कनाडा ने भी ऑलमोस्ट वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते थे। इवन इंग्लैंड ने नहीं किया उस तरह जिस तरह वो चाहते थे। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का लीवरेज कम हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आइडियल सर्कमस्टांसेस उनके वो हैं जो जंग से पहले थे। जंग में तो होना ये चाहिए था कि ईरान अगर कॉम्प्रोमाइज कर देता तो जाहिर है पीस, ये जो अब्राहम अकॉर्ड है वो नेक्स्ट डोर पड़ा होना था कि जी ऑटोमेटिकली उसी दरवाजे से गुजर के सामने दस्तखत करें और आगे निकलते जाएं। तो अब वो नहीं, मैं नहीं देख पा रहा कि वो कंफर्ट लेवल प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी रह गया या इन्फ्लुएंस उतना रह गया। रादर ईरान का इन्फ्लुएंस बड़ा है एक सेंस में, बेशक मिडिल ईस्ट ममालिक में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आप देखिए ईरान के साथ डायरेक्ट कोरिया, जापान, इंडिया मुज़ाकरात करना चाह रहा है, नॉट थ्रू अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का वो इन्फ्लुएंस नहीं देख पा रहे। तो वो चाहते हैं कि डायरेक्ट मुज़ाकरात करके अपने लिए कोई फेवर्स या नेगोशिएशन या पैसेजेस या स्टेट ऑफ हॉर्मुज की कंफर्टेबल ले लें। ठीक है, अच्छा मैं क्विकली, मेरे पास 2 सवाल है, मैं चाहूँगी बेस्टर साहब से भी शुरू कर दूँ और फिर आपकी तरफ भी आती हूँ। ये है कि अभी लेबनान वाला इशू जो है वो स्टिल अंडर कंसिडरेशन है, क्योंकि इजराइल जो है वो मुसलसल ही धमकियाँ दे रहा है। आज हमने उनके वज़ीर आज़म की मैंने जिक्र किया अपने बताइए में, उनका मिनिस्टर भी ये बात कर रहा है कि इस पर तो जी हम काबिज होंगे। आप जुमे तक सस्टेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी देख रहे हैं, क्रेडिबिलिटी देख रहे हैं? जुम्मे तक कुछ खुदा न ख्वास्ता कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा जो खराब हो जाए?
जी, मेरी जो कुछ बहुत बाखबर लोगों से बात हुई है, वो तो ये मेरी नज़र में तो ये एग्रीमेंट या जो एमओयू है, याददाश्त है, इसको आप जो भी नाम दे दें, ये ऑलमोस्ट एग्रीड हो चुकी है। इस पे कोई डिबेट नहीं है। जो ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैं पहले भी कह रहा था कि डिप्लोमेसी में मेरा क्योंकि ताल्लुक रहा है डिप्लोमेसी से पहले मीडिया से भी, तो मैं देखता आता था कि कई दफ़ा ऐसा होता था कि कुछ स्टेटमेंट्स जो लीडर्स पब्लिकली दे रहे होते थे वो कुछ और होती थी, लेकिन जब नेगोशिएशन टेबल पे बैठते थे तो बात कुछ और करते थे। तो पहले तो मेरे लिए भी ये ताज्जुब खेज था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आई कि डिप्लोमेसी के अंदर ये नॉर्मल है। देखिए, आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ बातें कहते हैं जो कि आप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कह रहे होते हैं, वो नेसेसरीली वो पोजीशन नहीं होती जब आप टेबल पे बैठते हैं अक्रॉस द टेबल नेगोशिएशंस के लिए। तो ऑब्वियसली हर मुल्क की, हर यानी गवर्नमेंट की अपनी एक होती हैं, क्या कहते हैं, पोस्चरिंग उनकी या मसल फ्लेक्सिंग, वो दिखाना चाहते हैं कि हम नेगोशिएशन टेबल के ऊपर जा रहे हैं, किसी प्रेशर में नहीं जा रहे, बल्कि हम एक फातिह के तौर पे जा रहे हैं। So I think वो उनका राइट है, उनको देना चाहिए, एंड वी शुड इग्नोर सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। रियलिटी ऑफ द मैटर इज दिस कि चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हो, चाहे इरानियंस हो, चाहे बाकी तमाम लोग हों, दे हैव एग्रीड टू दिस पीस एग्रीमेंट, और मुझे लगता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग पीस की तरफ भी एक पेश खेमा साबित होगा। इससे पहले बात हो रही थी, कुछ देर पहले आपने पूछा था कि लेबनान के बारे में। देखिए, लेबनान के हवाले से हमको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि लेबनान को थोड़ा सा आप डिस्पैशनेटली इमोशंस को साइड पर रखे देखिए। लेबनान इज अ कंट्री, उस मुल्क के अंदर क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, उनकी एक आपस में बड़ी एक, मैं समझता हूं कि एक तरह से वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज वहां पे रहती हैं। उनकी एक गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पे हिजबुल्ला है जो किसी खित्ते पे है, और वो वहां पे यानी विद इन अ स्टेट एक स्टेट बनाए हुए आर्म्ड मिलिशिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहां से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक मुल्क के अंदर एक ऐसी मिलिशिया हो जिसको कोई सपोर्ट कर रहा हो। इसी तरह आप यमन में चली जाएं, यमन में आप देखेंगे वहां पे एक मुल्क है, फिर वहां पे हुथीज हैं, वो हुथीज वही हैं जो सऊदी अरब पे भी हमला कर देते हैं। तो ये दोनों अतराफ की जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसराइल जो है वही गलतियां कर रहा है, वो 100% गलतियां कर रहा है, यानी जो उसने गाजा में किया उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। और ऑफ कोर्स उसके हवाले से यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं जिसके नतीजे में फलस्तीनियों की जो राइट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो बिल्कुल इंश्योर की गई है। 2 स्टेट सोल्यूशन भी मौजूद है, ऑस्लो एग्रीमेंट की इंप्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब इस मसले को हम जितना खोलते जाएंगे ये फैलता चला जाएगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त फोकस जो है वो इस इशू पे रहना चाहिए कि ये इशू रिजॉल्व हो जाए, यहाँ पे आमदोरफ्त शुरू हो जाए, उसके बाद इस खित्ते में अमन का एक देरपा फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हो जाए, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इंशाल्लाह अगर विलिंगनेस होगी तो तमाम मसलों का हल तलाश किया जा सकता है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है। आई थिंक एक टेलीविजन प्रोग्राम में आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे उन तमाम इश्यूज को जो कि इस वक्त इस तमाम जी वी वुड लाइक टू डिस्कस दैट रेगुलरली, ताकि जब तक ये हो नहीं जाता तो हम अपने एंड से कुछ चीजें निकाल सकें। चशी साहब प्लीज, आप योर 2 सेंट्स प्लीज। जी बिल्कुल, आई एग्री विद एम्बेसडर साहब कि बड़ा कॉन्शियसली चलने की जरूरत है। ऑल्दो आई एम नॉट पेसिमिस्टिक एट ऑल, ये चलेगा, लेकिन सारा का सारा डिपेंडेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी जो रिट कह लें और खासतौर पर नेतन्याहू को कितना इन्फोर्स करने की पोजीशन रखते हैं। क्योंकि इस वक्त परसेप्शन ओवर द पीरियड यही चलती रही है कि ये जंग नेतन्याहू ने शुरू करवाई थी, जबकि मैं कहता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपोर्ट करती हैं, तो वो इतना ऐसा सदर तो नाइव नहीं हो सकता कि सिर्फ एक कॉल पे कर दे। लेकिन हैविंग सेड दैट, उन्होंने क्योंकि डिसरिगार्ड किया उन एडवाइस को, आई एम श्योर सबने ये नहीं कहा होगा कि ये रिजल्ट होगा आज, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को अब मेक श्योर करना होगा कि वो एक क्रेडिबल लीडर के तौर पर आए और जो वो वादे करें उसकी पासदारी करें, ताकि ईरान का ट्रस्ट भी बहाल हो। और खासतौर पर जेनेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग हिस्ट्री भी है जेनेवा की, तो लॉन्ग टर्म में हम देखें कि इस दफा प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका ने वो किया जो उन्होंने कहा। ठीक है, यानी कि इसकी पायदारी की ज़मानत बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। एयर कमांडो रिटायर्ड चशी साहब मौजूद थे और एम्बेसडर साहब जावेद मलिक साहब भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। बट वैसे ही फॉर रिकॉर्ड इसमें ज़रा कि पाकिस्तान सब पूरे पाकिस्तान की एफ़र्ट है, पूरी कैबिनेट की एफ़र्ट है, वज़ीर आज़म की एफ़र्ट है, मोहसिन नकवी साहब की खासी अच्छी एफ़र्ट है, फील्ड मार्शल सिद्दात से मुनीर की भी एफ़र्ट है। और इसको सोनली हमें किसी एक चीज़ पे क्रेडिट नहीं देना चाहिए, ये एक कलेक्टिव एफ़र्ट थी। अगर फील्ड मार्शल की बहुत एफ़र्ट थी तो इसमें वज़ीर आज़म को भी क्रेडिट जाना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस।
वेलकम बैक। माली साल 2026-27 के लिए 18,000 अरब से जायद का बजट जो है वो पेश किया गया है। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ की गई, जबकि मजमूई तरक्याती बजट के लिए 3,675 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। तनख्वाहदार तबके की बात की जाए तो उनके लिए टैक्स की शरह में कमी, जबकि ख़वातीन की सेहत से मुतालिक जो चीज़ें हैं उन पर टैक्स का खात्मा किया गया है। बजट में 20 करोड़ रुपए सालाना माल फरोख्त करने वाले दुकानदारों पर 1% फिक्स्ड टैक्स आयद किया गया। पावर सेक्टर में दी जाने वाली सब्सिडी में कमी कर दी गई, जबकि ज़राअत के शोबे में सब्सिडी बढ़ाने की सिफारिश की गई है। हुकूमत ने 6 शोबों में सुपर टैक्स ख़त्म करने का फैसला किया है। बजट में टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए रखा गया। फ्रीलांसर्स की आमदन पर भी अब टैक्स लगाया जाएगा। 3500 से ज़ायद इम्पोर्टेड अशिया है जिन पर एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी, जबकि दरामदी सामान पर इजाफी कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है। यहाँ पर लेकिन सवाल ये है कि ये बजट महज अदादो-शुमार का घोरक धंधा है या फिर आम आदमी वाक़तन कोई रिलीफ भी मिला है। रोज़गार की फराहमी हो, मुल्क में सरमायाकारी लाने और मुल्की मईशत की रफ्तार बढ़ाने के लिए कोई इक़दाम करने का फ़ैसला भी किया गया है या फिर नहीं। आइंदा माली साल का बजट क्या मुल्क के आम और तनख्वाहदार तबके के लिए या उसके साथ साथ गरीब अफराद को सताए गुर्बत से ऊपर लाने के लिए भी कोई बेहतर साबित होगा या फिर नहीं, से बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे मईशत हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं एक टिपिकल सवाल से आगाज़ करना चाहूँगी। जो बजट पेश किया गया इसमें सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको एज अ होल ये बजट कैसा लगा? कि आपको ये महसूस हुआ कि जो स्लैब्स 4 बताई हैं वज़ीर ख़ज़ाना ने, औरंगज़ेब साहब ने, कि हमने इस पे तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया है, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बजट का ओवरऑल रुझान जो है पिछले 1-2 साल से, वो IMF ने जो टारगेट सेट किए हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। हालांकि बातचीत तो ज़रूर होती होगी, मगर IMF का प्राइमरी एम्फेसिस जो होता है वो स्टेबलाइजेशन। और नतीजा ये है कि आने वाले बजट में जो सबसे नुमाया टारगेट है वो ये कि बजट का खसारा कितना बड़ा होगा। इसको बहुत कम रखा गया है, 3.5% ऑफ द GDP। इस साल भी लगभग उसी लेवल पे होगा। आपको याद होगा कि 4-5 साल पहले ये 7 या 8% होता था, जो कि बहुत ज़्यादा था। असल नंबर जो बीच में होना चाहिए वो 4 या 5 के रेंज में। हुआ क्या है, इसके नतीजे में जो सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस किया गया है वो आपके डेवलपमेंट के अखराजात हैं। ठीक है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज पे इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो उसके नतीजे में इकॉनमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह कम होगी और शरह नमू में तेज़ी से वापस 5-6% पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप मुश्किल से 4 भी नहीं कर पाएंगे। ठीक। ये है कहानी इस बजट की कि इट इज़ अ स्टेबलाइजेशन बजट डिटरमिन्ड प्राइमरीली बाय IMF टारगेट्स। ठीक। अच्छा, ये जो GDP के ऊपर ज़ाहिर है कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा कि हम 4 तक पहुंच सकते थे, वी कुड हैव डन दैट, बट अभी ईरान वॉर की वजह से, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं हुआ, विच इज़ वेरी क्वेश्चनेबल। बहुत सारे प्रोग्राम्स में बहुत सारे लोगों ने, साफियों ने ये उनसे सवाल भी करने की कोशिश की है कि ये तो 28 फ़ेब से शुरू हुई थी, जबकि आपने मार्च तक का इक़्तिसादी सर्वे भी पेश किया था। डू यू थिंक, अभी आपने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, आपको लगता है कि जिस स्पीड से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन भी करना चाह रही है और हमारा एक बहुत बड़ा चंक जो है वो भी मुल्क से बाहर जाता है, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड गवर्नमेंट बताती है हमें 4.2 अरब या 3 अरब जो हैं वो भी आई हैं मुल्क से, जवानों ने भेजी हैं जो बाहर काम करते हैं। इज़ इट अचीवेबल कि गवर्नमेंट इस साल के अंदर अंदर ये जो GDP है इसको बढ़ा के 4 या 4 से ऊपर ले जाएगी कदरे? देखिए, रेमिटेंसेस का GDP से कोई ताल्लुक नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इसका GNP से ताल्लुक होता है और पर कैपिटा इनकम से यकीनन होता है। GDP की रफ्तार 4% के ऊपर रखने के लिए आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में वाज़े तौर पर लेवल मुनासिब होना चाहिए। अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 13 से 14% है।
कम से कम 15, 16, 17 के रेंज में होना चाहिए। पिछले बहुत साल पहले जब हम 5-6% किया करते थे तो तकरीबन 20% तक हम पहुंच गए थे। तो इन्वेस्टमेंट लेवल आपका अभी भी काफ़ी कम है। और डेवलपमेंट स्पेंडिंग, अब मैं एक आपको छोटी सी कहानी बता दूं कि आपको शायद इल्म होगा कि माशाअल्लाह तारीख में पहली दफ़ा एक निचली हुकूमत ऊपर वाली हुकूमत को ग्रांट्स दे रही है। आपको पता है इसके बारे सूबाई में? गवर्नमेंट दे रही है, बिल्कुल जी जी। अब ये हैरत अंगेज बात है कि 1000 लेकिन अरब डॉक्टर से साहब, पर वो ज्यादा। ये रोना भी तो रोते हैं कि उनके पास बचता कुछ नहीं है फेडरल के पास। तो फिर आप ये बताइए कि अगर कुछ नहीं बचता है तो खर्चे अपने क्यों नहीं कम किए? खर्चों में इजाफा वाज़े तौर पर है। अब आप ये देखिए कि पेंशन्स में 11%, ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स में 90%, इमरजेंसी प्रोविजन 56%। ये क्या है? ओवर बजटिंग नहीं है? So with all due respects to the government, current expenditure has to be controlled. और आप ये भी देखिए कि माशाल्लाह आपका जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल आधा हो गया था तकरीबन। ये जो साल खत्म हो रहा है, तो कहाँ से ग्रोथ होगी? तो हम कह सकते हैं डॉक्टर साहब, अलाउ मी, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू हियर, बट हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट, जो आपने कहा निचली गवर्नमेंट से अब लेगी ग्रांट्स, जो कि वो एक अरसे से चाह रहे थे, जिसके लिए 28वीं तरमीम को भी आइडलाइज किया जाता है कि शायद इसमें वो कुछ NFC के साथ करें, उससे पहले ही हो गया ये, सूबाई गवर्नमेंट्स मान गई हैं। पर आपने एक्सपेंडिचर का जिक्र किया, गवर्नमेंट ये क्यों नहीं सोचती है कि एक फेडरल गवर्नमेंट को इतनी बड़ी कैबिनेट की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरफ क्यों नहीं आती गवर्नमेंट, या उनसे कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता? बात दरअसल ये है कि आपके प्रोफेसर साहब जिससे आप बात कर रहे हैं, एक वक्त उनको डाउन साइजिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था पाकिस्तान का। बड़ी मेहनत की, जीरो बेस बजटिंग के क्राइटेरिया इस्तेमाल करके बहुत मुनासिब मिनिस्ट्रीज, डिविजन्स, अटैच्ड डिपार्टमेंट्स, ऑटोनमस बॉडीज पे 3 महीने पूरी कमेटी ने काम किया, जिसमें और मिनिस्टर्स भी थे। हम बजट जब ये रिपोर्ट लेकर कैबिनेट में पहुंचे तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप पेश करें। तो जैसे मैंने आगाज किया कि मिनिस्ट्रीज आदी हो जाना चाहिए, आपको पता है क्या जवाब आया? क्या? कि अगर आप मिनिस्ट्रीज को कम करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ से रहेंगे? वी आर मिनिस्टर्स। दैट वाज द एंड ऑफ द रिपोर्ट। आप समझे? So hence proved कि it is very difficult to control expenditure. हालांकि IMF की ये बड़ी ही बेसिक शर्त रही है पाकिस्तान के साथ हमेशा किसी भी प्रोग्राम में, that you need to control your expenditure. अच्छा, coming to the point, डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आम ले मैन से रिलेटेड डिस्कस करना चाहती हूँ। गवर्नमेंट ने कहा कि 7 करोड़ लोग खतरा गुर्बत से नीचे रहते हैं। मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख रही थी, अकॉर्डिंग टू दैट 11 करोड़ कुछ अशारिया कुछ बनते हैं जो खतरा गुर्बत से नीचे रहते हैं। गवर्नमेंट ये जो फिगर्स लेकर हमें बता रही है, 8500 वाला जो है वो इसकी कंसिडरेशन में आता है, नहीं आता है, ये सही फिगर्स मालूम होते हैं आपको, या इससे ज़्यादा तादाद है जैसे वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट मौजूद है? देखिए, पिछले 4-5 साल में हमारा शरह नमू बहुत कम रहा, 4% से भी बहुत कम। जी जी। और बड़े बड़े हमारे यहाँ शॉक्स हुए हैं। आप ये देखिए कि फ्लड्स आए, फिर उसके बाद में, उससे पहले 2019-20 में और 21-22 में, और 20-21 में कोविड ने बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया था। तो पिछले 5 साल 6 साल में बहुत इजाफा हुआ है गुर्बत के पैमाने में, और आपका एस्टिमेट मुनासिब है। हमारा ख्याल ये है कि इस वक्त 11 करोड़ से ज़्यादा लोग अनफॉर्चुनेटली गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं। एक अच्छी बात जो हमारी गवर्नमेंट ने की है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को उन्होंने वाज़े तौर पर बढ़ाया है। पर तकरीबन मेरा अंदाज़ा ये है कि इसको 20% तक बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाने की कोशिश ज़रूर की गई है। ये बहुत अच्छी बात है।
और इससे कवरेज बढ़ाएं। और एक इससे भी हैरत अंगेज अच्छी बात यह है कि IMF खुद इसे सपोर्ट कर रहा है। तो पॉवर्टी के लिहाज से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज़ अ गुड प्रोग्राम, वेल टारगेटेड प्रोग्राम, और इस पे गवर्नमेंट का रुझान बढ़ा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। मगर गुर्बत को कम करने के लिए शरह-ए-नमू तकरीबन 5%, बेरोजगारी में कमी वाज़े तौर पर, फिर आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो बेचारे लोग गरीब और तकरीबन पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वापस रिकवर करेंगे। ठीक है, यानी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए नेक नीति की ज़रूरत है। एट दी एंड डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि गवर्नमेंट अगर सोच रही है कि हम अगले साल IMF के पास ना जाएं या इससे छुटकारा पाए, तो आपको इसकी कोई राह नज़र आती है? इंशाल्लाह। और ख़ास तौर पे जबकि जो अच्छी खबर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि ईरान और अमेरिका में एग्रीमेंट हो रहा है, 19 तारीख को साइन होगा। अल्लाह चाहें तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुल जाए पूरी तौर पर, तेल की सप्लाई नॉर्मल हो जाए, कीमत जो $90 की थोड़ी कम है वो 70 पे आ जाए, तो पाकिस्तान में और दुनिया भर में हालात वाज़े तौर पर बेहतर होंगे। हमारी गवर्नमेंट को पूरी जो डिक्रीज है पेट्रोल की प्राइस में, इंशाल्लाह उससे ट्रांसफ़र करना चाहिए लोगों को, ये नहीं कि चुपचाप से पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें। तो अगर इस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट की गई, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम 4% की तरफ जाएंगे। और फिर हमारी सबकी दुआ है कि IMF से अगले साल हमें फिर से नहीं जाने की ज़रूरत इसलिए न पड़े। एक तो ये कि जो कंट्रीज ने हमारे यहाँ टाइम डिपॉजिट्स रखे हैं, यानी कि चाइना, सऊदी अरेबिया, उनके साथ ये बात वाजे हो जाए कि IMF प्रोग्राम हो या ना हो, आप टाइम डिपॉजिट्स अपने कायम रखेंगे। इस वक्त प्री कंडीशन नहीं। दूसरा ये है कि रिजर्व्स हमारे अल्लाह के फजल से $17 अरब तक पहुंच चुके हैं, और इंशाल्लाह अब हालात अगर बेहतर होते हैं, तेल की कीमत कम हो जाती है, तो स्टेबलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो इंशाल्लाह अगले साल के मिडिल के बाद हम IMF को 25वां मरतबा खुदा हाफिज कहेंगे। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दिए मुझे आखिरी सवाल के जवाब में। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि हम IMF के पास अब दोबारा ना जाएं, मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, क्योंकि ऑनेस्टली इस वक्त पाकिस्तान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अगर ईरान का अमेरिका के साथ मुआहदा तय पा जाता है और ये लॉन्ग लास्टिंग साबित भी होता है, तो पाकिस्तान इससे बहुत सारे फ़वाइद हासिल कर सकता है। वो क्या क्या है, बहुत सारे डिस्कस ऑलरेडी हो चुके हैं, कोशिश करेंगे कल के प्रोग्राम में भी डिस्कस करें ताकि इस पर बात मज़ीद हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।